नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि। एक तरफ लोग उठा रहे थे मैच का लुत्फ, तभी अचानक स्टेडियम के बाहर 3 जबरदस्त धमाके और देखते ही देखते पूरा मंजर चीख पुकार में बदल गया। एक ऐसा मंजर जो लोगों की समझ से बिल्कुल परे था। जी हां, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक साथ 6 सीरियल ब्लास्ट और दहल उठा पूरा पेरिस। 160 से ज्यादा लोग इस काल के गाल में समा गए, 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और ये हमले पेरिस में करीब 9 बजे हुए। सबसे घातक हमला बैटाक्लान कॉन्सर्ट में हुआ, जहां नकाबपोश बंदूकधारियों ने लोगों को बंधक बना लिया और 3 आतंकियों ने 15 मिनट के दौरान 122 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक तरफ लोग उठा रहे थे मैच का लुत्फ, तभी अचानक स्टेडियम के बाहर 3 जबरदस्त धमाके और देखते ही देखते पूरा मंजर चीख पुकार में बदल गया। एक ऐसा मंजर जो लोगों की समझ से परे था। वहां मौजूद हर शख्स यही सोच रहा था कि कहां जाएं और क्या करें। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक साथ 6 सीरियल ब्लास्ट और दहल उठा पेरिस। 160 से भी ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये हमले पेरिस में करीब 9 बजे हुए। सबसे घातक हमला बैटाक्लान कॉन्सर्ट में हुआ, जहां नकाबपोश बंदूकधारियों ने लोगों को बंधक बना लिया और 3 आतंकियों ने 15 मिनट के दौरान 122 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये मौत का मंजर किसी कयामत से कम नहीं था। जवाबी कार्रवाई के आतंकियों के कब्जे से लोगों को छुड़ाने में पुलिस कामयाब हुई। दूसरा हमला बैटाक्लान सेंटर में कुछ ही दूर पर एक रेस्टोरेंट पेटाइट कंबोज के पास हुआ। तीसरा हमला पेरिस के नेशनल स्टेडियम से सटे एक बार के पास हुआ, जहां लगातार 3 धमाके हुए। स्टेडियम में फ्रांस और जर्मनी के बीच फुटबॉल मैच खेला जा रहा था, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद मैच का आनंद ले रहे थे। स्टेडियम में 80,000 लोगों की भीड़ थी। धमाके के शोर से पूरा स्टेडियम थर्रासा गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि स्टेडियम में मौजूद राष्ट्रपति को सुरक्षा घेरे में लेकर सुरक्षित निकाल लिया गया। सुरक्षित स्थान पर पहुंचते ही राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने देश के हालात के मद्देनजर राष्ट्र के नाम संदेश में आपातकाल की घोषणा कर दी। चाक चौबंद हुई पुलिस ने आनन फानन में फ्रांस की सीमा को सील कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फ्रांस का ये पहला बड़ा हमला है। वैसे आईएसआईएस का ये पहला हमला नहीं है। कुछ महीनों पहले आईएसआईएस के आतंकियों ने एक न्यूज़पेपर और कोशर ग्रोसरी में हमला किया था, जिसमें 20 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले के कुछ हफ्तों बाद आतंकियों ने चार्ली हेब्दो नाम की मैगजीन के दफ्तर को भी निशाना बनाया था। इस हमले में 13 पत्रकारों की मौत हो गई थी। बड़ा सवाल ये है कि आखिर आईएसआईएस के आतंकी ज्यादा हमले कर फ्रांस में ही क्यों खूनी खेल को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल फ्रांस आतंकवादियों के निशाने पर इसलिए है क्योंकि फ्रांस आईएसआईएस के खिलाफ जंग में गठबंधन सेना के साथ शामिल है और वो पिछले साल सितंबर से ही सीरिया और इराक में सक्रिय आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हवाई हमले कर रहा है। फ्रांस इस समय आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले करने के लिए जॉर्डन में तैनात अपने 6 मिराज और संयुक्त अरब अमीरात में तैनात 6 राफेल लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने घोषणा की थी कि वो इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए अपनी सबसे जंगी जहाज शार्ल द गॉल को भी भेजेंगे। इससे पहले भी फ्रांस ने इस साल सीरिया में भी कई हवाई हमले कर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी हाँ।
हाँ, तो मरने वालों का मौत का आंकड़ा चौंकाने वाला है। आखिर क्यों हो रही है लगातार ये दरिंदगी? आखिर आईएस अपनी जड़ें इस तरह से क्यों फैलाने की कोशिश कर रहा है? क्या भारत को भी आईएस से इतना ही बड़ा खतरा है? क्या आईएस एक बड़ी चुनौती बन गया है, एक ऐसा आतंकवादी संगठन बन गया है जो पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती है? इन्हीं सवालों के जवाब हम खंगालेंगे हमारे प्रोग्राम न्यूज लाइन में। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं के गौतम, पूर्व डीएसपी। हमारे साथ में मौजूद हैं राजीव रंजन श्रीवास्तव, हमारे साथ में मौजूद हैं, देशबंधु अखबार के ग्रुप एडिटर हैं। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं पुष्प रंजन, वरिष्ठ पत्रकार। अशोक गोयल जी हमारे साथ में मौजूद हैं, नेता बीजेपी। शरद त्रिवेदी, राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ, हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। के गौतम जी, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहूंगी। कैसे देख रहे हैं इस आतंकवादी हमले को आप? देखिए, आईएसआई जो है वो एक अनियंत्रित आतंकवादियों का संगठन बन गया है। जो भी देश इस पर हमला कर रहे हैं उनमें से इन्होंने फ्रांस को इसलिए छाप लिया है कि फ्रांस पर हमले करके अगर कुछ लोगों को हम मौत की घाट उतार देंगे तो शायद बाकी देश डर जाएं और वो हमारे खिलाफ हमले से बचें। ठीक है, लेकिन ये सही है कि आईएसआई टूट रहा है और टूटते वक्त जैसे दीपक की लौ बुझती है तो वो ज्यादा फड़फड़ाती है, वही हाल आईएसआई का है। अब मेरा तो ये मानना है और आपके चैनल के माध्यम से अपने देश की सरकार को और बाकी सरकार को कहना चाहूंगा कि इस वक्त हमले और तेज करने चाहिए। इस वक्त और इनको चारों तरफ से घेर के मारना चाहिए जब तक कि सब लोग इकट्ठे होकर, सारे देश जो आतंकवाद से जूझ रहे हैं उनको इकट्ठा होकर, एक राय होकर, एक साथ हमले करने होंगे। वरना ये इस तरह से ही अन्य देशों को भी डरा के, धमका के और निर्दोषों की हत्या करते रहेंगे। जाहिर तौर पर निर्दोषों की हत्या जो है वो हो रही है और वाकई बड़ी निंदनीय है। बहरहाल हमारे पास में और लोग मौजूद हैं। राजीव रंजन हमारे साथ में मौजूद है, देशबंधु अखबार के ग्रुप एडिटर हैं। राजीव जी, कैसे देख रहे हैं इस हमले को आप? देखिए, ओवरऑल आतंकवाद की जो सीमा जो होनी चाहिए वो तो कभी होती नहीं, लेकिन अगर इसको सुबह से देख रहा हूँ भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है और खासकर जो मुंबई हमला हुआ था उस परिप्रेक्ष्य में उससे उसकी समानता उससे मिलाया जा रहा है, क्योंकि 26/11 ये 13/11 है, 13 दिन बाद की घटना थी वो। लेकिन उस समय और अभी में जो फर्क है वो ये है कि ये वो भारत में वो घटना घटी थी और अभी की घटना जो है ये फ्रांस में घटी है, पेरिस में। तो वहाँ यहाँ के लोग और वहाँ के लोगों में जो फर्क है वो फर्क दिख रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ा फर्क ये हुआ है कि इस पिछले 5 साल में आईएस जिस प्रकार अपना पैर पसारा है जी, और जिस प्रकार पूरी दुनिया से युवा खासकर उसके साथ जुड़ रहे हैं जो आज बेघर हैं। अगर हम इसके पीछे देखें तो आतंकवाद क्यों पनप रहा है, इसके जड़ में जाएं तो देखते हैं कि कई तरह की चीजें हैं। आज सीरिया में जो हो रहा है, इराक में जो हुआ हमने देखा, ईरान में जो हो रहा है, खासकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो हो रहा है, ये तमाम चीजों को एक साथ अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं ये अलग अलग ढंग से आतंकवाद को, एक आतंकवादी संगठन जो है वो दूसरे आतंकवादी संगठन को मदद कर रहा है और उसका अंजाम ये हो रहा है कि पूरे देश में, पूरे विश्व में एक ऐसा वातावरण फैलाया जा रहा है जो पूरे विश्व में आतंकवाद एक बड़ी चुनौती जो है वो बनता जा रहा है। पुष्प रंजन जी, कैसे देख रहे हैं इस घटना को आप? देखिए, जब ये घटना हो रही थी उससे ठीक पहले मतलब कि बहुत ज्यादा घंटे और 2-4 घंटे का फासला नहीं था, लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री संकल्प कर रहे थे कि आतंकवाद का मुकाबला हमें करना है। आतंकवाद विकास की राह में रोड़ा है, इसलिए पूरे विश्व को मिलजुल के लड़ना है। और खासकर भारत और ब्रिटेन आतंकवाद के सबसे ज्यादा शिकार रहे हैं और हमें मुकाबला करना है। और उसके ठीक बाद ये घटना वहां पर घटित होती है। एक पक्ष इसका ये है। दूसरा पक्ष ये है कि किस तरह से पूरे यूरोप में मैड्रिड विस्फोट के बाद, मैड्रिड में 2004 में विस्फोट हुआ था जिसमें 191 लोग मारे गए थे, और उसके बाद 2005 में ब्रिटेन में आतंकवादी कार्रवाई हुई थी, उसमें भी 55-56 लोग मारे गए थे। तो यूरोप में ये सबसे बड़ी घटना, जैसे कि फ्रांस क्लेम कर रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी आतंकवादी घटना ये है। इसमें 127 लोग अब तक मारे गए हैं। ठीक है, आपके चैनल में आने से पहले मैंने आंकड़ा कंफर्म किया था, तो ये वहां का रेशियो है। अब एक पक्ष ये भी है कि ये हमला क्यों हुआ।
क्योंकि कई तरह से शक का घेरा बढ़ता जा रहा है कि क्या ये अल कायदा और आईसिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। आईसिस का जो सरगना अबू बकर बगदादी है, उसके मरने की खबर बीच बीच में आई कि उसको टारगेट करके यूएस फोर्स ने कहीं मारा है किसी ठिकाने पर, लेकिन वो जीवित है या आईसिस अपना एग्जिस्टेंस शो करना चाहता है। तो उसके रास्ते तलाशने के लिए उन्होंने सबसे बड़ा टारगेट ये क्यों किया है, क्या ये ज्वाइंट ऑपरेशन है? अभी फ्रेंच इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आनी बाकी है, नाटो की रिपोर्ट आनी बाकी है, तो ये तमाम जब रिपोर्टें आएंगी तब कंक्लूड होगा कि क्या हुआ है दरअसल। लेकिन पिछले साल सितंबर में फ्रांस ने सीरिया पर गोले बरसाए थे आईसिस के खिलाफ, तो ये भी जोड़ा जा रहा है कि सितंबर का बदला इस समय तो नहीं लिया गया। मुंबई से इसलिए तुलना की जा रही है कि ठीक उसी फैशन में, अंतर ये है कि मुंबई के आतंकवादी मुंबई में होटल में ठहरे हुए थे, ताज में और कई सारे होटल में 10 की संख्या में आए थे और 10 में से 1 को छोड़ के 9 मारे गए। लगभग रेकी करने से लेकर हमला करने से लेकर सब पूरा जो तरीका है बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन क्यों समानता है और क्यों समानता नहीं है, इसका उस फर्क को मैं बता रहा हूँ। इसमें वो होटल में नहीं ठहरे थे, संख्या उनकी कम थी, 10 नहीं 8 थे और 8 के 8 मारे गए। नहीं 8 मारे गए, अभी कोई जीवित नहीं है। लास्ट वाला 7 ने विस्फोट कर दिया खुद को और 1 को पुलिस की गोली से इनकाउंटर में मारा गया। यहाँ जोड़ा इसलिए जा रहा है कि क्या ये फ्रेंच इंटेलिजेंस का फेल्योर रहा है। फ्रांस में 2 विंग है जो खासकर एक्सटर्नल और इंटरनल इंटेलिजेंस को देखती है। DGSE जो है एक्सटर्नल अफेयर्स को देखती है, इंटेलिजेंस विंग फ्रेंच होम मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है, और DSSI जो इंटरनल इंटेलिजेंस को देखती है। उसके अलावा इंटेलिजेंस के 8 अलग अलग विंग है। वो सारे विंग किस तरह से उसको मॉनिटर करना है और सारे विंग को कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हुआ, कैसे इसकी सूचना नहीं मिली, वो तमाम सवाल अब आने वाले दिन में उठेंगे। कि शार्ले एब्दो की जो घटना हुई थी जनवरी में जी, उसके ठीक 11 महीने बाद ये घटना फ्रांस में हो रही है। उसमें भी 11 लोग मारे गए थे और 11 घायल हुए थे। उसके बाद से 11 महीने के बीच में इस फासले को फ्रेंच इंटेलिजेंस ने क्यों नहीं पुख्ता अपना ये नहीं, एक बड़ा फेलियर जरूर माना जा रहा है और ये सभी कह रहे हैं कि बड़ा फेलियर है, और वो भी पूरी दुनिया में तकनीक सप्लाई करता है, पूरी दुनिया में हथियार बेचता है जी, उसके यहाँ ये घटना हो रही है। हाँ। तो बड़ा प्रश्न है, वाकई बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इंटेलिजेंस फेलियर इसमें साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन भारत की स्थिति इस तरह से आतंकवादी संगठनों से मुकाबला करने की कितनी है। चलिए हमारे साथ अशोक गोयल जी, नेता बीजेपी भी मौजूद है। अशोक जी, क्या वाकई भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है? क्या हमारा खुफिया तंत्र इतना मजबूत है? क्या हमारा इंटेलिजेंस इतना मजबूत है कि इस तरह के आतंकी हमले जो हैं उन पे हम फौरन काबू पा सके, हमारे देश में इस तरह की कोई घटना ना हो? देखिए, ये जो घटना है ये मानवता पे बहुत बड़ा हमला है और निश्चित रूप से भारत में तो चूंकि निरंतर हम प्रभावित रहे हैं, तो पूरी व्यवस्था सरकार के माध्यम से की गई है और की जाती रहेगी। और निश्चित रूप से इस घटना के बाद हमें भी पूरी जो अलर्ट होने की जो है अपनी जो क्रिया है उसको बहुत तेज करना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह की घटना 150 के लगभग जैसे बताया जा रहा है लोगों का मारे जाना, मैच देखने लोग गए, फ्रांस के राष्ट्रपति वहां मौजूद थे और बहुत सुनियोजित ढंग से जिस तरीके से एक के बाद एक सीरियल हमले जिस तरह के हुए हैं, इस तरह की घटनाओं के विरुद्ध जैसा कि आदरणीय गौतम जी ने कहा अभी, मारो चुन चुनकर एक एक को, ये व्यवस्था मिलजुल कर लानी पड़ेगी। पूरे देश के सारे विश्व के देशों को एक साथ एकजुट होना पड़ेगा, सारा विश्व एक तरफ और ये आतंकवादी ताकतें चाहे वो कोई भी हैं वो एक तरफ, क्योंकि वो गुरिल्ला वार करती हैं। घटना होने के बाद प्रतिक्रिया होती है कि वहां हम अलर्ट क्यों नहीं थे, वहां ये क्यों फेल हो गई हमारी खुफिया एजेंसी। लेकिन कुल मिला के इनकी कमर जहां है उसको वहीं उसी जगह तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए सारे विश्व को जी, आतंकवाद न केवल पूरे विश्व के लिए, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि भारत में कई ऐसे जो हम कह लें कि हमारी जो नीतियां हैं उन्हें कहीं ना कहीं और बेहतर करने की जरूरत है? क्योंकि आतंकवाद पर जिस तरह से काबू पा लेना चाहिए वो नहीं है। गुरदासपुर की एक घटना आप कह लें, लगातार आतंकी संगठन चाहे कोई भी हो, IS हो, अलकायदा हो या इसके अलावा कोई भी और आतंकी संगठन हो, लेकिन वो लगातार भारत की जड़ें जो है खोखली करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे वही सवाल दोबारा दोहराना चाहूंगी, क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं? हम कह सकते हैं हम इस मजबूत स्थिति में हैं? गोयल जी। हाँ, मैं समझ रहा था शायद मेरे सवाल नहीं हो रहा है जी, नहीं, लेकिन निश्चित रूप से भारत अपने आप में सक्षम है और मौजूदा सरकार जो है
उसका संकल्प और आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, दोनों सुरक्षा के संबंध में जो संकल्प और जो रणनीति चल रही है, चारों तरफ सीमाओं पर भी देख रहे हैं और अब अंदर भी जो स्थिति है, और जैसा कि संकल्प जाहिर किया हमारे अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महोदय ने, निश्चित रूप से भारत की जो सरकार है वो सतर्क है। हम ऐसे किसी भी हमले का कहीं ना कहीं मुंह तोड़ उसी जगह एट द स्पॉट उत्तर भी देंगे, और इसके अलावा जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है उसके लिए पूरी तरीके से प्रयासरत रहकर करेंगे। चलिए शरद जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो गोयल जी अभी कह रहे थे? हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में से हैं और वो बेहतर काम कर भी रही हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है आतंकवाद जिसमें जो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के एक प्रवक्ता ने कहा था कि वी हैव टू बी लकी ओनली वंस, यू हैव टू बी लकी ऑलवेज। तो आपकी सुरक्षा एजेंसियों को हर समय लकी होना पड़ेगा, उन्हें खाली एक बार होना पड़ेगा। तो हर बार आप जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि खुफिया एजेंसियों के बारे में आपको तभी पता चलता है कि वो हैं जब कुछ गड़बड़ होता है। जब सब कुछ सही होता तो आपको ये नहीं पता होता कि खुफिया एजेंसियां हमारी काम कर रही हैं। इस मुद्दे पे दो चीजें हैं कि पहले तो ये हुआ क्यों और ये फ्रांस में क्यों हुआ। इसकी वजह यह है कि दो तीन वजह हैं। पहला तो ये कि अल-कायदा और आईएसआईएस में आपस में एक संघर्ष चल रहा है कि कौन जो है आतंकवाद का सरगना बनेगा, कौन सबसे ज्यादा वर्चस्व अपना स्थापित कर पाएगा। दूसरा तो इसमें यह है कि दोनों एक दूसरे को बर्बरता और क्रूरता में जो है पछाड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें फिलहाल आईएसआईएस जो है सबसे आगे है। दूसरी चीज ये कि फ्रांस में ये अभी इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 2 साल से जो है आईएसआईएस के खिलाफ जो ऑपरेशंस चल रहे हैं गल्फ में, सीरिया में, लीबिया में, टूनिसिया में, ये इन जगहों पे फ्रांस जो है एक पहले सामरिक शक्ति रहा है, फ्रांस ही इनका कॉलोनियल पावर रहा है। तो ये जो राज्य हैं इनमें से काफ़ी राज्य जो हैं जो वो फ्रांसीसी भाषा भी बोलते हैं। तो अल्जीरिया, टूनिसिया, मोरक्को, सीरिया में फ्रेंच जो है, क्योंकि फ्रेंच जो विदेश नीति है वो भी काफ़ी प्रोएक्टिव है, वो काफ़ी विदेशी मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, अपने जो एडवाइज़र भेजते हैं, लोगों को गाइड करते हैं। तो उस वजह से फ्रांस में सबसे ज़्यादा जो, क्योंकि फ्रांस जो है अफ्रीका में फ्रेंच शक्ति के अंतर्गत अफ्रीका रहा है, तो फ्रांस में काफ़ी मुसलमान और अफ्रीका मूल के निवासी और सीरिया के निवासी जो हैं वो फ्रांस में रहते हैं। तो फ्रांस में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। तो इसलिए इन लोगों को जो, क्योंकि ज़्यादातर ये जो आतंकवादी हैं वो मुस्लिम धर्म को मानते हैं, तो उनको वहाँ पे घुसने में आसानी है। ये लोग अमेरिका हमला नहीं कर सकते क्योंकि पूरा एक महासागर उनको पार करना पड़ेगा अमेरिका में हमला करने के लिए। हालांकि 2-3-4 हमले हो चुके हैं। न्यूयॉर्क में बॉम्बिंग हुई है, जो एक जूते में बॉम्ब लेके जा रहे थे वो पकड़े गए, कपड़ों में बॉम्ब लेके जा रहे थे वो पकड़े गए। तो इसके 3-4 वजह हैं। और फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसी, जैसे अभी पुष्पेंद्र जी ने कहा, पुष्पेंद्र जी ने, वो बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी डक्सन ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एक्सटीरियर जो है, जो उनकी फॉरेन इंटेलिजेंस है, वो विश्व की कई इंटेलिजेंस एजेंसी से कोऑर्डिनेट भी करती है, बात भी करती है। तो अब दिक्कत यह है कि ये जो हमले हैं ये या तो लोन वुल्फ अटैक्स हैं, कोई व्यक्तिगत आदमी जाके हमला करता है, या 7-8 लोगों का एक दल बनाया जाता है जिसका कोई आसपास आपस में वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। जानकारी मिल रही है वो 40 से 50 आतंकियों के मौजूद होने की है पेरिस में, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, जिसमें अभी केवल 7 या 8 मारे गए। और अभी जो ताजा अपडेट्स आ रहे हैं उसके अनुसार वहां पर अभी भी लगातार जो फायरिंग है वो भी हो रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां लगातार ये सब चल रहा है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना तरीकेबद्ध हम कह सकते हैं कि इस हमले को करने के लिए ये लोग आगे बढ़े हैं। और अभी बड़ा खतरा है कि अगर जो लोग बचे हुए हैं वो और कितना आतंक फैलाएंगे, ये भी बड़ा खतरा है, क्योंकि फिदाइन है और पूरी तरह से तैयार होते हैं मरने के लिए भी। तो एक बड़ा खतरा जरूर है। बहरहाल के गौतम जी, कैसे आप देख रहे हैं इन तमाम बातों को, और क्या जिहादी सुन्नी लड़ाकू का ये संगठन जो आईएस है ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है? आने वाले वक्त में भारत को कितने तरीकेबद्ध हिसाब से जो है चलना पड़ेगा? देखिए, भारत को जो खतरा पैदा हो सकता है वो तब तक कोई खतरा पैदा नहीं होगा जब तक आईएसआई के साथ पाकिस्तान ना मिल जाए, क्योंकि उनको पाकिस्तान या नेपाल को पार करना पड़ेगा। समुद्री रास्ता हमारा बहुत मजबूत है, वहां से नहीं एंटर कर सकते। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि कितनी ही बेहतर इंटेलिजेंस हम लोग रखें अपने देश में, कितने ही बढ़िया हम उपकरण रखें, लेकिन यू कैन नॉट स्टॉप ए मैन हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। जिनको मौत से ही डर नहीं है उनको आप कहां तक रोकेंगे?
बहरहाल हमको सतर्कता भी बरतनी है। और मैं फिर कहूंगा कि जब तक सारे देश इकट्ठी होके चारों तरफ से हमलावर नहीं होंगे तब तक ये संगठन समाप्त नहीं हो सकता, इसकी जरूरत है। दूसरी बात, एक खास बात ये है जो बार बार फ्रांस में ही ये घटनाएं हो रही हैं या यूरोप में हो रही हैं, उसकी वजह यह है कि यूरोप के बहुत से नागरिक जो किसी भी धर्म के हों वो जाके आईएसआई में भर्ती हो गए हैं। और भर्ती होने के बाद उनको चप्पे चप्पे की जानकारी है कि किस तरह से कहाँ एंट्री हो सकती है और कहाँ हमला हम कर सकते हैं, कितने बजे हमला कर सकते हैं, कब पुलिस वहां सतर्क नहीं रहती है। उस सब जानकारी के बाद ये हमला हुआ है, पूरी रैकी की गई है और उसी ढंग से हमला हुआ है। तो ये जो नागरिक जिन देशों के इनमें भर्ती हुए हैं उनके साथ सख्ती करने की जरूरत है, उनके परिवार को टैकल करके उनके पता पूछ के, यानी कि जो लोग आईएसआई में भर्ती हो रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जरूरत है और बहुत सख्त कार्रवाई की जरूरत है, तभी हमले रुक सकते हैं। मैं लेकिन गौतम जी, बड़ी बात यह है कि कई ऐसे भारतीय लोग जो हैं उन्हें भी पकड़ा गया है, जो वहां जाने को तैयार थे, जो उस संगठन में मिलने को तैयार थे, उन्हें भी पकड़ा गया है। और अगर यही स्थिति बनी रही और अगर आईएस अपने मकसद को कामयाब करने में कामयाब हो गया तो फिर भारत के लिए एक बड़ी दिक्कत जरूर है। तो क्या लगता है भारत सरकार को इस दिशा की ओर क्या कदम उठाने चाहिए कि हमारे नौजवान जो हैं वो वहां की ओर आकर्षित ना हो? भारत में एक ही दिक्कत है, हमारे जो राजनेता हैं ये पार्टी पॉलिटिक्स और राजनीति से ऊपर उठकर अगर आतंकवाद का सामना करने को तैयार होंगे तो इलाज हो जाएगा। कुल मिला के राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है वो यहाँ उसकी जरूरत है। और आतंकवाद से लड़ने की जब भी सरकार चाहेगी तो उसमें विपक्ष की सपोर्ट की भी जरूरत है, विपक्ष उसकी टांग न खींचे उस वक्त। तो मेरा ये अनुरोध है कि अगर सरकार और विपक्ष मिलके इसमें कार्रवाई करेंगे तो जरूर ये आतंकवादी हमले नहीं होंगे। और ये सही बात है, मैं सहमत हूं शरद जी से कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वाकई बहुत मजबूत हैं, गोयल साहब ने कहा, और बहुत ढंग से काम कर रही हैं, एक एक पल की सूचनाएं हैं उनके पास और जल्दी आतंकवादियों को हिंदुस्तान में घुसने की हिम्मत नहीं होगी और अगर घुसेंगे तो मारे जाएंगे। ये सब चीजें बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बाद भी घटनाओं को पूर्णतः नहीं होंगी ऐसी कोई गारंटी दी नहीं जा सकती। गारंटी नहीं है। और लगातार जो हमारे युवा है, जो नौजवान है, पुष्परंजन जी, जो हमारे देश के युवा हैं, जो नौजवान हैं, वो कहीं ना कहीं आईएस की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। खासकर अगर बात करें हैदराबाद में कई ऐसे युवक जो हैं वो पकड़े गए, महाराष्ट्र में 4 युवक पकड़े गए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो अट्रैक्शन है जो आईएस की ओर हो रहा है भारत के नौजवानों का, वो भी एक बड़ी समस्या, एक बड़ी चुनौती है। कैसे निपटना चाहिए सरकार को इससे? देखिए उस स्केल पे नहीं है जिस स्केल पे यूरोप में हुआ है। अभी शुरुआत तो है पुष्परंजन जी, नहीं बता, और ये शुरुआत ही मेरे ख्याल से उस स्केल पे कश्मीर में थोड़ा सा हुआ, हैदराबाद में हुआ, ये चेन्नई में, और 2-3 सदर्न स्टेट में हुआ जी, और मुंबई में। तो ये वो स्केल नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूरोप से करीब 10,000 से ज्यादा इस साल तक का आंकड़ा ये था कि 10,000 से ज्यादा लोग गए आईएस की ट्रेनिंग लेने या कई जगह ऑपरेशन में शामिल होने के लिए। उसमें फ्रांस से 1,000 के आसपास युवक थे। फ्रांस का जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है, मैं पेरिस की बात करता हूँ क्योंकि पेरिस हम लोगों के ज्यादा आना जाना रहा जर्मनी रहते हुए। पेरिस का जो सबर्ब जो है वो सारा मुस्लिम आबादी उसकी बहुत सी डेंस पॉपुलेशन है। प्लस वहाँ जो मूवमेंट है शहर में, जो बसें चलती हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रैम वगैरह, दिल्ली में जितना मेट्रो में जितनी भीड़ होती है उससे लगभग उससे कहीं 1.5 गुना ज्यादा वहाँ भीड़ होती है, बहुत ही डेंस होता है। तो पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल होती है कि कंट्रोल करना, उनकी पहचान करना। जैसे जर्मनी में हो जाता है, ऑस्ट्रिया या स्विट्जरलैंड में हो जाता है कि एक एक व्यक्ति का जैसे लोकेट कर लेते हैं, वहाँ मुश्किल होती है। 1900 और शायद यही वजह है कि वहां पर ये बातें जो हैं वो ज्यादा हो रही हैं। और मैं डेमोग्राफी की बात करता हूं। मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगी पुष्परंजन जी, रोकना चाहूंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। ब्रेक से लौटूंगी तो फौरन आपके पास आऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, चर्चा लगातार जारी।
नहीं वो तो है, ठीक है। जब आतंकवाद से फायदा उठाना है तो सब ले लेते हैं उसमें। जैसे मतलब हमारे यहाँ 30,000 आदमी करीब मरे सिख आतंकवाद में, और जब से आजादी मिली है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही 9/11 का किस्सा हुआ, एकदम से दुनिया को पता चला आतंकवाद होता है। हमारे पूरा हिंदुस्तान मर जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो ठीक है। हाँ 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 सही कह रहे हैं सर। वहाँ पे पंजाब के आतंकवाद में वो प्रोफेसर थे वहाँ पे तिवारी, उनका सर एक जिले में मिला, धड़ दूसरे जिले में मिला। आतंकवाद तो ये भी है, सही कह रहे हैं। पहले जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करने की नौबत आती तो सब कहते नहीं शांति बनाए रखो, आपस में बात करो। अब क्यों कह रहे हैं कि नहीं वॉर होगी? हिंदुस्तान इंटॉलरेंट है। अमेरिका को सारी टॉलरेंस एक ही बार में, एक ही किस्से में समझ में आ गई। रणनीति मियां लोगों ने सिखा दी। ब्रिटेन में गए, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया गया इस विषय पे बोलने के लिए, ऐसा स्नाता वाले मसले पे। दुनिया में क्या क्या हो रहा है वो कोई बात नहीं है। जब अपना मरता है तो दर्द ज्यादा होता है। जितने भी हिंदुस्तानी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके इंग्लैंड में बाकायदा दफ्तर चलते हैं। मुहाजिर कौमी मूवमेंट का दफ्तर चलता है, खलिस्तान कमांडो फोर्स का दफ्तर लंदन में है। नहीं सर, लेकिन देखा जाए तो हुआ तो गलत है ना, लंदन में है, लेकिन गलत हुआ है। फायदा उठाना उसकी लाश का वो गलत है, मैं ये नहीं कह रहा। हुआ तो गलत है ना। एक पूरा परिवार रात को सहम रहा होगा कि अब हम ब्रेक के बाद स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए उस आतंकी हमले की जिसने ना जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अभी भी घायलों का आंकड़ा बढ़ रहा है और फ्रांस पुलिस के मुताबिक अगर बात करें तो उनका कहना है कि शायद मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। एक बड़ी विडंबना ये पूरे विश्व की है कि आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है, लेकिन आतंकवाद से निपटना वाकई कोशिश लगातार जारी है, लेकिन इससे निपटने की सही तरीका जो है वो शायद अभी तक नहीं मिल पा रहा है। इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर हम अपने देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें और अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सबको एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ यहां पर लड़ना होगा। उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद है मैं एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ में मौजूद हैं के गौतम, पूर्व डीएसपी, साथ ही हमारे साथ में मौजूद हैं राजीव रंजन, देशबंधु अखबार के ग्रुप एडिटर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पुष्प रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, अशोक गोयल, नेता बीजेपी, और शरद त्रिवेदी, राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हमारे साथ में मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, पुष्प रंजन जी आप कुछ बता रहे थे। जी, मैं पेरिस का डेमोग्राफिक सिचुएशन बता रहा था कि वहाँ सबअर्ब में जिस तरह से डेंस पॉपुलेशन है, जिस तरह घेटो बने हुए हैं, एक छोटे से 10 बाई 6 के कमरे में 30-30 लोग रहते हैं, मंजिल जैसा बना के, बहुत ही मुश्किल तरीका है। तो उसमें स्लीपर सेल की ज्यादा आशंका होती है। स्लीपर सेल वो जो कि कभी कोई कांड कराना हो तो उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे म्यूनिख में हुआ था या उसके बाद की बहुत सारी घटनाएं। पेरिस में 1999 में मुस्लिम पॉपुलेशन का आकलन किया गया था एक इंस्टीट्यूट ने कि फ्रांस में मुसलमानों की आबादी कितनी है। उस समय 41,55,000 की आबादी थी। उसके बाद एक और आबादी पे काम करने वाले एक और विद्वान वहाँ फ्रांस के हैं, जो पॉल जोरविच, उन्होंने आकलन किया है अभी रिसेंटली कि 80 लाख के आसपास संख्या ये पहुंच गई है मुसलमानों की। मुसलमान वहाँ की राजनीति का बहुत तरह से इंटरेक्ट करते हैं, जो मुस्लिम पॉलिसी गवर्नमेंट की भी होती है। निकोलस सार्कोजी जब फ्रांस में जब चुनाव लड़ रहे थे 2012 में, तो उससे पहले उन्होंने बुरके पे पाबंदी लगाई थी। बुरका को लेकर काफी वहाँ बवाल हुआ था और एक राजनीतिक मुद्दा ही बन गया था। फ्रांसवा होलांद जब जीत के आए, उनकी जीत के पीछे भी मुस्लिम वोटर काफी उनकी बड़ी भूमिका रही, प्लस लेफ्ट का जो ओरिएंटेशन, मीडिया जो वहाँ का फ्रेंच मीडिया लेफ्ट का ओरिएंटेशन ज्यादा रहा है। तो एक तरह से वहाँ सेकुलरिज्म वहाँ की राजनीति में ज्यादा ये करता है। होलांद इस घटना के बाद से किस तरह से उस विश्वास उनका हिला होगा
किस तरह से उस दूसरी दक्षिणपंथी ताकतों के हाथ में जाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो फ्रांस की जो मुस्लिम पॉलिसी है, यूरोप की जो मुस्लिम पॉलिसी है, ये बहस के केंद्र में फिर से आने जा रहा है। संस्कृतियों की टकराहट एक बहस के केंद्र में आएगा कि ये आतंकवाद के साथ साथ ये बहस के केंद्र में आना है। प्लस आईसिस से लड़ना है। अभी वियना में बैठक चल रही थी, अभी थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम से पहले बैठक कंक्लूड हुई है। वहां पर विदेश मंत्रियों की बैठक में ये हुआ था कि मिल के लड़ेंगे वहां पर। लेकिन मिल के कैसे लड़ेंगे जब आप G20 की बैठक में रूस का बाइकआउट करना चाहते हैं। आप कई ऐसे मोर्चे पर, राजीव जी ज्यादा विस्तार से बताएं क्योंकि मॉस्को में रहे लंबे समय तक और ये ज्यादा ठीक से बताएंगे कि क्या उसमें जी। राजीव मेनली देखिए, गठबंधन जो अमेरिका के नेतृत्व में जिस गठबंधन के थ्रू फ्रांस भी उस गठबंधन में है, और ISIS पे जिस प्रकार पिछले दिनों फ्रांस में जो पिछले अभी जनवरी में जो शार्ली एब्दो की घटना घटी, इससे पहले ये माना जा रहा है कि जब फ्रांस ने ISIS पर हमला करना शुरू किया सीरिया में, उसके बाद से फ्रांस एक सॉफ्ट टारगेट बना। और फ्रांस में ये जैसा अभी पुष्परंजन जी ने बताया कि मुस्लिम आबादी और तमाम चीजें, दूसरा ये भी है कि शरणार्थी जिस प्रकार आ रहे हैं अभी सीरिया से और दूसरे देशों से आ रहे हैं फ्रांस और यूरोप के अलग अलग देशों में, तो उसके द्वारा भी अगर उसमें इनके ऐसे आतंकवादी अगर प्रवेश कर जाते हैं टेरिटरी में तो दो राय नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों गठबंधन, एक तो अमेरिका के नेतृत्व में जो गठबंधन है वो, और दूसरा जो है वो गठबंधन नहीं है, रूस अकेला सीरिया की मदद, खासकर असद की मदद के लिए लड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं ये दिखता है कि जिस प्रकार 2004 में जो घटना घटी थी इराक के साथ, सद्दाम हुसैन के खिलाफ रासायनिक हथियारों के नाम पर जिस प्रकार सद्दाम हुसैन के खिलाफ अमेरिका का एक गठबंधन, पूरा अमेरिका नेतृत्व का जो गठबंधन था वो हमला किया था, और आखिर में स्थिति ये हुई कि सद्दाम हुसैन को मार डाला गया। और लेकिन अभी आप ये मत भूलिए कि अभी कुछ दिन पहले ही उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे टोनी ब्लेयर, उन्होंने माफी मांगी है ये कहते हुए कि हमारी वो गलती थी और उसी कारण ISIS का उत्थान हुआ, ISIS का जन्म हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि ISIS के जन्म में, उत्पत्ति में ये पूरा जो अमेरिका लीड जो पूरा गठबंधन है वो काम कर रहा है। पुतिन का एक बहुत अच्छा भाषण आया था अभी UN में जो पिछले दिनों, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री भी भाषण दिए थे। उस भाषण में पुतिन ने का था कहना कि हम ये ना भूलें कि ISIS क्रूर हैं, लेकिन वो बुद्धिमान भी हैं, हमसे ज्यादा बुद्धि है इसलिए वो आतंकवादी हैं। और हम ये ना भूलें कि आतंक का जो चेहरा है वो हमारे कारण और हमारे डराने धमकाने से वो चेहरा जो है डर जाएगा, सहम जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ये एक धर्मनिरपेक्ष ताकतों के खिलाफ इसकी उत्पत्ति की गई, और इसकी उत्पत्ति क्यों हो रही है, क्या कारण है, इसके विस्तार में जाने, और अभी तो बहुत कम समय है, वक्त कम है, उन सब चीजों को समझना होगा। लेकिन ये दोनों गठबंधन अलग अलग अगर होंगे, अमेरिका अलग होगा और रशिया अलग होगा, और उसके बाद दोनों, ठीक है, दोनों का ठिकाना एक है, दोनों का ठिकाना है ISIS को खत्म करना। लेकिन एक ये चाहता है कि असद को भी खत्म किया जाए, दूसरा चाहता है, रशिया चाहता है कि असद बरकरार रहे। तो ये बिल्कुल उसी ढंग से हो रहा है जैसे अमेरिका चाहता था सद्दाम को खत्म करना और रशिया चाहता था सद्दाम बरकरार रहे। तो ये जो लड़ाई है, जैसे अभी और हमारे पैनलिस्ट बोल रहे थे कि हमको एक साथ मिलकर एकजुट होकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। पहली प्राथमिकता हमारी होगी आतंकवाद का सफाया, न कि एक अहम की लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि नहीं हम ये कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहना चाहिए राजीव जी कि सभी को एकजुट होकर, जैसे कि अभी गौतम साहब ने भी कहा कि सभी को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। बहरहाल हमारे साथ में त्रिवेदी जी भी मौजूद हैं। त्रिवेदी जी, एक साल में 4 आतंकी हमले फ्रांस में हुए हैं। लगातार इस तरह की कुछ जो धमकी भरी वीडियोस हैं वो भी भेजी गई हैं फ्रांस में। आखिर फ्रांस जो है वो निशाने पर क्यों है? क्या सीरिया एक अहम मसला है इसके लिए, और अन्य क्या क्या कारण माने जाए, क्योंकि लगातार हो रहे हैं हमले? आतंकवाद को बढ़ाने के लिए आपके पास लोकल आबादी होनी चाहिए जो आपके सही या गलत आपकी सोच है उससे वो वास्ता रखती है।
तो फ्रांस में, क्योंकि जैसे अभी पुरुष रंजन जी ने कहा कि फ्रांस में जो मुसलमानों की आबादी यूरोप में सबसे ज़्यादा है। तुर्की तो पूरा इस्लाम मतलब करीब 95% आबादी है, लेकिन जो मेन यूरोप है उसमें सबसे बड़ी आबादी फ्रांस में है। तो कोई भी आप आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए आपके पास लोकल आबादी होनी चाहिए जो उनको सपोर्ट करे। जैसे भी के गौतम साहब ने कहा कि ISIS तब तक नहीं जो है वो हिंदुस्तान में कुछ कार्रवाई कर सकता है जब तक वो पाकिस्तान से ना मिले, और वहाँ पे जो है ISIS का ऑपरेशन आसान हो जाता है। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं जो सीरिया या जो इस तरह के जो ये मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, सीरिया इराक जाते हैं, उनको कईयों को रोका भी गया है। लेकिन इंटरनेट से एक दिक्कत जो बहुत बड़ी आ गई है कि आपको व्यक्तिगत रूप से किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं, उसको अपने तरफ खींचने के लिए आप इंटरनेट पे वेबसाइट पे जाइए। सैकड़ों वेबसाइट चल रही हैं, बहुत सी वेबसाइट तो खुफिया एजेंसियां चलाती हैं ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनको आइडेंटिफाई करके उनको पकड़ा जाए। जैसे 4 लोग जो हैदराबाद से यहाँ से जा रहे थे इराक में, उनको हम लोगों ने एयरपोर्ट पे ही पकड़ लिया, 2 लोगों को वहां से वापस लाया गया। तो ये इंटरनेट के माध्यम से जो ये आपकी जो पहुंच बढ़ गई है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, उसमें आप लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो उसमें आपको किसी को कहीं जाने या मिलने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि हथियार जो है वो बहुत एक आम सी चीज हो गई है। हथियार आप जो आपका अंडर कवर एजेंट्स हैं वो हथियार बेचते हैं। तो और फ्रांस के, मैंने जैसे पहले भी आपको कहा कि फ्रांस, क्योंकि इन देशों में फ्रांस ही वहाँ की कॉलोनियल पावर था, तो वहाँ के लोगों का, और फ्रांस में बिना पासपोर्ट के भी आ जा सकते थे एक समय में। तो वहाँ की आबादी जो है, शक्लें एक जैसी हैं, बातचीत का तरीका एक जैसा है, और भाषा भी वो एक ही बोलते हैं। और जो फ्रांस में जो घटना को अंजाम दिया गया है वो बाहर से लोग नहीं आए हैं। जो चार्ली हेब्डो जो केस में जो अहमद कौलिबाली जो था, वो और उसके जो 4-5 लोग थे जो उस पूरे घटना को जिन्होंने अंजाम दिया, वो वहीं के रहने वाले थे, वो फ्रांस में पैदा हुए थे, वो फ्रेंच नागरिक थे। क्योंकि बाहर से लोगों को आने में आप रोक सकते हैं। और दूसरी एक और चीज है, वो ये है कि फ्रांस में जो मुस्लिम आबादी है वो उतनी इंटीग्रेट नहीं हुई है जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में या मेन स्ट्रीम में। जैसे लंदन में जो है, ब्रिटेन में जो है वो मुसलमान वहाँ के मिनिस्टर भी हुए हैं, सेक्रेटरी हुए हैं, MPs हुए हैं। फ्रांस में ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्रांस में वो उनको आप बिल्कुल मतलब जो मुख्य धारा से अलग रखते हैं, उनकी सोच अलग है। इनको जो फ्रेंच सिस्टम है या जो उनकी अर्थव्यवस्था है उतना वो इंटीग्रेट नहीं हुए हैं, तो वो मेन स्ट्रीम में नहीं आए। तो उसमें एक उनके अंदर सही है या गलत है वो अलग चीज़ है, लेकिन उनमें एक भावना है कि हम जो है वो नागरिक की, हमें पूरी नागरिकता या उसका जो सम्मान है वो नहीं मिलता है। तो उस वजह से मेन कारण है फ्रांस में कमरे का। और अमेरिका जो मेन टारगेट इनका अमेरिका है, फ्रांस टारगेट नहीं है। लेकिन जब अमेरिका को नहीं यहाँ पे आप हमला कर सकते तो जो सबसे कमजोर कड़ी है उस पर हमला करें। जर्मनी में उतने हैं नहीं। कमजोर कड़ी क्यों? कमजोर कड़ी इसलिए कि अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि 58 लाख की आबादी 80 लाख में बदल गई। ISIS का मुख्य रोल है कि जो युवा हैं उनको किसी भी तरीके से धार्मिक कट्टरपंथ के नाम पर उन्हें अलगाववाद की राह पर लाया जाए, उन्हें आतंकवाद की राह पर लाया जाए, उन्हें धन का लालच, उन्हें मरने के बाद ऊपर जन्नत का लालच, सभी तरीके से उसके दिमाग का वाश करके उसको एक जो है आतंकवादी और फिदायीन आतंकवादी बनाया जाए। और ये परंपरा निश्चित रूप से बढ़ती रहेगी अगर जो है कहीं धार्मिक कट्टरपंथ जहां भी है उस पर भी रोक लगनी चाहिए, मेरा ये मानना है। धार्मिक कट्टरपंथ होना या आबादी को निरंतर बढ़ाने के लिए ही केवल जो है कि विश्व भर में हम केवल इस्लामिक कंट्रीज जितनी हैं ज्यादा से ज्यादा ये विस्तारवादी नीति के साथ बढ़ती रहे, तो कहीं ना कहीं सारे विश्व को इन चीजों को समझना पड़ेगा। मेरा फिर ये कहना है कि जो घटना हुई है इस पर पूरी तरीके से भारत को भी, जैसा आप भी कह रहे हैं, पूरी तरीके से अपने सारे संसाधनों को समझते हुए सावधान रहना पड़ेगा। ये जो पूरे विश्व में एक जो लोगों का वो बन गया है, और इस आतंकवाद की जननी कहाँ है इसको भी टटोलना पड़ेगा। पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा जा सकता। चुनौती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में हमारी खुद की अगर सुरक्षा कारणों के मद्देनजर देखें तो हमारी कितनी रणनीति, क्या रणनीति है और वो कितनी सार्थक होगी। गौतम साहब, मैं दोबारा आपके पास आना चाहूंगी। अभी अशोक गोयल जी ने ये तमाम बातें कही
ये बातें जाहिर तौर पर बिल्कुल सही है कि आतंकवाद से हमें लड़ना होगा, आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है, हमें ये तमाम चीजें करनी होगी। जो हमारे देश के जो युवा वर्ग है वो आईएस की ओर जैसे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर भी रोकना होगा। लेकिन ये एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर बात करें, जैसे अभी हमारे जो और मेहमान हैं शरद जी हैं, उन्होंने भी जिक्र किया कि हैदराबाद से भी कुछ युवा जो है वो जा रहे थे, इसके अलावा महाराष्ट्र के भी हमने लगातार जिक्र किया। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। आपको नहीं लगता कि सरकार को कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देने की जरूरत है यहाँ? ये मैं आपके माध्यम से इस देश की सुरक्षा एजेंसियों को शाबाशी देना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम चलाया कि जो युवा यहाँ से जाने वाले थे उनमें से ज़्यादातर पकड़े गए। बहुत एक दो ही जा पाए होंगे या दो चार जा पाए होंगे, ज़्यादातर पकड़ लिए गए और उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में हमारी एजेंसियां बहुत कारगर काम कर रही हैं। लेकिन इस घटना में जो बार बार आ रहा है फ्रांस में ही क्यों हो रही है, ये बिल्कुल ठीक है। मैं अन्य पैनलिस्ट की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। वहाँ जो आबादी है एक ख़ास समुदाय की, वो बिना पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, उनमें गरीब भी हैं, मजदूर तबके के हैं, वो लोग मुख्य धारा से अलग भी हैं और उनको बहुत जल्दी इन्होंने ब्रेन वॉश कर लिया होगा। मैं फ्रांस गया था तो मैंने एक मीटिंग इस तरह की अटेंड करी थी, उसमें इस तरह ब्रेन वॉश किया जा रहा था कि लोग जो मीटिंग में करीब 700-800 लोग थे, उनमें से 80% रो रहे थे। मतलब इस तरह से वो भाषण देते हैं वहाँ कि बिल्कुल लोगों से कह रहे थे कि भाई इतने दिन के लिए आप जाएंगे, इतने दिन के लिए आप जाएंगे, और ज़्यादातर लोग तैयार थे। तो मेरा ये कहना है कि ये जो घटना में जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसमें 70-80% लोग फ्रांस के ही निकलेंगे इन घटनाओं में, और एक दो ये हो सकते हैं कहीं से आ गए हों, हथियार कहीं से और जगह से ले लिए गए हों, लेकिन फ्रांस में जो घटनाएं हो रही हैं उनमें ज़्यादातर वहीं के नागरिक निकलेंगे और वही खूंखार तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। उनका पूरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया गया है। फ्रांस सरकार को एक बार खुद इन तथ्यों पर जानकारी हासिल करना चाहिए कि उसके कितने नागरिक कहाँ चले गए हैं और कितने नागरिक आईएस के साथ मिल गए हैं, कितने नागरिक उनके रिश्तेदारियों में हैं जो चले गए। उन सब की जब तक डाटा इकट्ठा नहीं करेंगे और उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर उनके साथियों, उनके हमदर्दों को गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी, तो जरूर ही आतंकवाद रुक जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये उदारवादी तरीके से उसमें सहिष्णुता आ जाती है और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बड़े बड़े नए नए शब्द आजकल देखने को मिल रहे हैं। आतंकवादियों को और क्रिमिनल्स की सपोर्ट के लिए तमाम लोग अपने मेडल वापस करते हैं और दुनिया की काम करते हैं। ये देखना चाहिए कि जिंदगी में कौन सा स्टेप 3:30 बजे रात को जज साहब को उठाया गया, हाँ। इतने बड़े क्रांतिकारी को बचाने के लिए जो जिसको फांसी दी जा रही है। देखिए ये भी इस देश में मतलब प्रूव्ड आतंकवादी 1 साल तक बिरयानी खाता रहा, तो जहां इतनी हालत है उस देश को असहिष्णु कहते हैं। मतलब जिस देश में अगर असहिष्णुता होती तो इस तरह बोलने वालों के मुंह सिल दिए गए होते। लेकिन खूब बोलने की आजादी है, खूब लिखने की आजादी है, खूब कुछ भी कहने की आजादी है, उसके बाद भी देश को बदनाम कर रहे हैं कुछ लोग। मेरा ये कहना है कि कम से कम सब लोग सोचें, विचार करें कि अपने देश को सुरक्षित बना रहने दें, और अगर सरकार आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करती है और कठोर हो जाती है तो उसमें सपोर्ट करना है सरकार को। लेकिन ऐसा क्यों है, कैसे देखते हैं आप राजीव जी, जब हम ये खबरें सुनते हैं कि आईएस के झंडे जो हैं कश्मीर में लहराए जा रहे हैं, आईएस के लिए जैसे हम लगातार बात करें, हमारे नौजवान वहां पर जा रहे हैं, तो धीमे धीमे जो है वो पग जो है उनके कहीं ना कहीं जड़ें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, यही तो देखना होगा कि आखिर ये क्यों जा रहे हैं, उधर अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, आखिर अपने देश से बाहर। और ये वो जानते हैं, ऐसा नहीं है कि युवा ये नहीं जानते कि मैं जिस लड़ाई के लिए जा रहा हूँ वो लड़ाई ही मानते हैं या जिहाद मानते, जो भी कहें, उसके लिए जा रहा हूँ, ये हमारे लिए पवित्र क्यों है और इसमें मैं मारा जाऊंगा, वो जानते हैं फिदाइन क्या होता है, फिर भी क्यों जा रहे हैं। इसके पीछे मैं जो पाता हूँ वो कहीं ना कहीं, देखिए, युवाओं के लिए जिस रोजगार की बात होनी चाहिए, उनको आगे बढ़ाने की जो बात होनी चाहिए, ये भी सच है जैसा आपने कहा कि इंटरनेट है, तमाम चीज़ें हैं, इससे जुड़ना चाहते हैं। देखिए, एक वर्ग होता है, एक एज होता है, समय होता है जिस समय कुछ
अचंभा करने वाली जो बातें होती हैं वो करना कुछ अलग चाहते सी हैं, हो, अलग जिनमें सी कुछ- बात हो, जी, और उसमें कोई पहाड़ पे चढ़ना चाहता है, कोई कुछ और करना चाहता है। लेकिन ISIS में शामिल होना, ISIS के झंडे को कश्मीर में अगर लहराया जाता है, कभी पाकिस्तान का झंडा हम देखते हैं, कभी आजकल तो ISIS का वही। झंडा, तो ये जो लहराया जा रहा है, ये हो रहा है, तो ये समझना होगा कि हमारे देश में भी कहीं ना कहीं एक जिस प्रकार वो जो वातावरण होनी चाहिए थी, वो उस वातावरण की कमी है, और मैं अशोक जी आती हूँ और उस कमी को कैसे दूर किया जाए। देखिए, धर्म संप्रदाय इसकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, आतंकवाद है। आतंकवाद का ना कोई धर्म होता है, ना कोई संप्रदाय होता है, ना कोई जाति होती है। अगर वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, वो अगर गलत कर रहा है तो वो गलत है, और इस गलत रास्ते पर वो क्यों जा रहा है, ये पहचानना हमारे देश में हमारे सरकारों का काम है। वाकई और वाकई एक बड़ी चुनौती भी है, जैसे कि हम लगातार ही बात कर रहे हैं कि हमारे देश में भी। जी गोयल जी कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि जो बात कह रहे हैं, इसका सबसे मूल में अगर कोई जड़ है जिसको देखा जाए, तो उनको जो कट्टरपंथी, मैं फिर वहीं आ रहा हूँ, कट्टरपंथी शिक्षा, भारतीय शिक्षा पद्धति के ढांचे में जो युवक आगे बढ़ेगा वो कभी भी इस तरह की चीज नहीं सोच पाएगा। और जो एक धार्मिक शिक्षा प्रवृत्ति के दायरे में जो व्यक्ति बढ़ेगा और उसको जिस तरह का दिखाया जाएगा कि तेरा ये, तो भारत सरकार की और से ऐसा कोई अभियान क्यों नहीं चलाया हाँ, ये अभियान चलने के लिए वातावरण बने तब ना। जरा सा भी कुछ भी एक जरा सी भी कोई बात होती है, अभी जैसा गौतम जी बता रहे थे, लोग मेडल लौटाने की बात भी करने लगते हैं, लोगों को असहिष्णुता नजर आने लगती है। स्थिति तो ये है कि देश में जो कम से कम जो है, अगर कहीं कोई सामाजिक हित की बात करता है तो उसको वो वैसा बता दिया जाता है कि ये लोग तो जो है संप्रदायवादी हैं। हाँ, जाहिर तौर पर। और जो लोग जो है कहीं किसी आतंकी और उनके वकालत कर रहे हैं, वो लोग जो उनके लिए ये तो सरकार का पूरा दर्द जो है वो उभर के बाहर। एक दल ऐसा भी है जिसने सिमी को देशभक्त संगठन बताया उत्तर प्रदेश में। अरे साहब, दिल्ली में एनकाउंटर हुआ, पुलिस का इंस्पेक्टर मारा गया, उसके बाद भी कुछ बड़े लोग कह रहे कि तो नाटक था, ये तो नाटक था, यानी लोगों की जान जा रही है। तो यहाँ कुल मिलाकर हमें कहना चाहिए कि आतंकवाद के मसले पर सबको एकजुट होने की जरूरत है। बहरहाल वक्त हमारे पास चूंकि कम रह गया है, मैं संक्षिप्त में आप सभी की टिप्पणी चाहती हूँ। गौतम जी आपसे शुरू कर रही हूँ। मैं यही कहना चाहूंगा कि अमेरिका और रूस दोनों IS के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग टाइम पर और अलग अलग तरीके से कर रहे हैं जी। इसमें और देश भी शरीक हों, और अमेरिका और रूस आपस में कितने ही मनमुटाव हों, लेकिन उनको हाथ मिलाना चाहिए और कसम खाना चाहिए कि हम मिटा देंगे। मैं आपसे कहता हूं निश्चित रूप से जिस दिन इन दो देशों ने सोच लिया कि हम आतंकवाद को मिटा देंगे तो आतंकवाद मिट जाएगा। लेकिन अमेरिका की ये पॉलिसी ठीक नहीं है कि मंत्र में पढ़ूं और बिल में हाथ तू दे। जी जी जी, ये चीज ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर सबको एकजुट होने की जरूरत है, और जो आतंकी संगठन या आतंक जो है वो पनप रहा है, ऐसी हर रास्ते को जो है बंद करने की जरूरत है। मैं पुष्परंजन जी आ रही हूँ, संक्षिप्त में सभी की टिप्पणी चाहती हूँ। शरद जी। इसमें मैं दो चीजें कहना चाहूंगा कि पहला तो ये कि भारत की जो स्थिति है वो फ्रांस या किसी भी और देश से ज्यादा गंभीर है, क्योंकि यहाँ एक पूरा देश है जो आतंकवादी संगठनों का सरगना है। उसकी पूरी जो एक देश की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, उनकी फौज, उनकी खुफिया एजेंसियां, पैसा सब खुलेआम दे रहे हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से दोनों। और दूसरी चीज ये है कि जैसे अभी के गौतम साहब ने कहा कि जो जैसे चेचन की जब मुद्दा आता है तो अमेरिका का जो मानवता जाग जाती है उनमें, जो रवैया है वो अलग हो जाता है, वो धुलमुल हो जाता है कि उनकी मानवता जाग जाती है। चेचन को मारने में भी उतनी ही वो पुण्य कमाएंगे जितना वो हुटी रेबल या और बाकी जो विद्रोही हैं उनके खिलाफ करने। तो इसमें हम एक होके लड़ाई लड़े, कम से कम आतंकवाद में हम राजनीति ना करें। आज की घटना के संदर्भ में तो सिर्फ सीधी सीधी एक बात है कि जैसा कि गौतम जी ने भी कहा और सभी की राय मिल रही है कि विश्व समुदाय को इसमें एकता के साथ और कहीं ना कहीं हर प्रकार को ये भी समझना पड़ेगा कि कुछ लोगों की जो विस्तारवादी नीति है उसको कहीं अंकुश लगाने के लिए क्या कड़े कदम अपने अपने देशों में उठाए जाए, और जो देश के अंदरूनी राजनीतिक दल हैं जो अपने राजनीतिक कारणों से कहीं ना कहीं देश हित के अंदर कहीं अगर थोड़ा बहुत भी कोताही बरतते हैं तो वो भी देश हित के रास्ते पर। देखिए, सरकारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, खासकर जो शासनाध्यक्ष होते हैं उनको ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए जिससे किसी धर्म, किसी समुदाय को हिट करता हो। कुर्ट वेस्टरगार्ड एक कार्टूनिस्ट, डेनिश कार्टूनिस्ट हुए थे, उन्होंने ये झगड़ा क्यों फ्रांस में हो रहा था
उसके संक्षेप में बता रहा हूँ कि उन्होंने कार्टून छपवाया था, कई अखबारों में पहले छपा, अनटचेबल 2 करके, जिसमें मोहम्मद साहब का कार्टून बनाया गया था। तो आप एक तरह से किसी के प्रॉफिट का मजाक आप उड़ा रहे हैं, उसके सेंटीमेंट को टच कर रहे हैं, तो जाहिर है वो समुदाय लड़ने कटने को तैयार रहेगा। आप उसी तरह से, जैसे अब अभी मोदी जी गए, कल बयान जब दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि सूफीज़म बहुत अच्छा है, लेकिन जो इस्लाम में जो दूसरे फिरके, उनका इशारा दूसरे सुन्नी की तरफ था कि वो उसकी तरफ से आतंकवाद को थोड़ा सा बढ़ावा मिलता है। तो बड़ा संयम बरतने की जरूरत है। आप जो बोल रहे हैं, जैसे उलान ने भी उस समय जब ये कार्टून छपा था तो समर्थन दिया था कि छपने दो, चाहे जितने भी मारकाट मचे। तो एक तरह से मरता कौन है? निर्दोष लोग मारे जाते हैं। उलान तो बचे हुए हैं, अभी राष्ट्रपति हैं। सार्कोजी फिर चुनाव की तैयारी हो रही, 2017 में वहां चुनाव है। तो आप सियासत तो कर रहे हैं, ये सब IAS वगैरह तैयार करने वाले यही महाशक्तियां हैं, हथियार वगैरह यूएस से या यही लोग तैयार कर रहे हैं। किसी भी धर्म के तो अंदर आप हिंसा में विश्वास न रखते हो, ऐसे लोगों की आलोचना जो शासनाध्यक्ष है उसे अपने टिप्पणी को किसी समुदाय को नहीं टच करना चाहिए। इस तरह से आतंकवाद को आप पिन मार रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं आप इसको। चलिए राजू जी, इसको भारत के संदर्भ में अगर देखें तो भारत 2 जगहों से लड़ रहा है। भारत एक तो अंदरूनी, क्योंकि भारत विविधता में एकता का देश है, विविध तरह की विविधताएं हैं यहाँ पे। अलग अलग समय में अलग अलग टेररिज्म आप देखें, आप सिख टेररिज्म भी हमने देखा, हम सीमी की बात हो रही थी वो भी, और तमाम चीजें। इसकी चर्चा मैं उस ढंग से नहीं करूंगा, लेकिन अंदरूनी है। हम नक्सलाइट्स भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये है। दूसरा, भारत जो है अपने सीमा पे जो जिस प्रकार की लड़ाई लड़ रहा है वो भी है। तो भारत को अगर आज के या इससे पहले अगर हम मुंबई की बात करें, जो हम ऑलरेडी 2008 में झेल चुके हैं, 165 लोग मारे गए थे, तो वहां से लेकर के आज तक देखें तो हमको, जैसी मैं पहले जैसी बात किया कि सरकारों को हमको बहुत ही मजबूत होना होगा, किस समय किस प्रकार कैसे निर्णय लिए जाएं ये देखना होगा। एक कारगर रणनीति भी बनाने की जरूरत है। धर्म से अलग हट करके आतंकवाद के सफाया की बात करनी है। मैं कहना चाहता हूं कि एक जो भाई साहब ने बात रखी है कि मोदी जी ने ऐसा कहा, अगर किसी भी धर्म और संप्रदाय में कोई व्यक्ति, कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, तो उनकी तारीफ करना दिया है। और वो एग्जाम्पल दिया है जैसे आज जिसका मोदी बचाओ अभियान में चला जाते हैं, पैनल की बात कीजिए कि वहां पर शायद कोशिश की गई है, अशोक जी, शायद कहने की ये कोशिश की गई है कि अपने आप जब भी हम कोई बात बोले तो कम से कम ऐसे बोले कि किसी समुदाय को और किसी भी जाति धर्म को कहीं हम क्या गलत बोले मोदी? दिक्कत जाहिर तौर पर। चलिए, बहरहाल मेरे पास अब वक्त बिल्कुल भी नहीं बचा है, लगातार मुझे कमांड आ रहा है कि मुझे यहाँ पर अब वाइंड अप करना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है जाहिर तौर पर, लेकिन अब सभी को इस चुनौती को लेना होगा और आतंकवाद पर एकजुट होकर चलने की जरूरत है। न्यूज लाइन में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल बने।